हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 3 है आपके 9th साइंस के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने बात की थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, और इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आपको ये वाला जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये आपको समझ में ना आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसका नाम है एटॉमिक मास। अब सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि भाई ये एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया कहां से। तो अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा हो तो मैंने उसके अंदर आपको ये बताया था कि एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से आता है। और ये कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये कंसेप्ट जो है आपका आपके जो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उस लॉ को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट हमारे लिए सिर्फ इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये उस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। तो चलिए जानते हैं कि भाई ये कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसका नाम है एटॉमिक मास। अगर आप जनरली भी सोचेंगे कि भाई एटॉमिक मास का क्या मीनिंग होना चाहिए तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा भाई एटॉमिक मास का क्या मतलब है। मास ऑफ एन एटम, सिंपली मास ऑफ एन एटम। ठीक है, मास ऑफ एन एटम। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है इसका कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि भाई हम ये फाइंड आउट कैसे करेंगे। ये साइंटिस्ट के सामने भी एक बहुत बड़ा इशू था और अभी हम भी देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि एटम का मास फाइंड आउट करो तो आपको क्या परेशानी आएगी। आपको सबसे बड़ी परेशानी ये आएगी कि भाई एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर आप उसका जो वेट है वो किलोग्राम में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत छोटा है, इतना माइन्यूट सा है वो। ठीक है ना, तो उसका इतने छोटे पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना आसान नहीं होता। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई क्योंकि ये जो एटॉमिक मास है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को बहुत अच्छे से समझाता है, तो हमारे लिए जरूरी तो है कि हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करें। लेकिन करें कैसे कि भाई एटम इतना छोटा सा है। तो उन्होंने क्या तरीका निकाला, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला। चलिए मैं आपको तरीका बाद में बताऊंगा, पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये इसका बेसिक फंडा क्या है। तो फंडे को आप ऐसा समझिए, मान लीजिए कि आप कोई फ्रूट सेलर है। ठीक है, आप फल बेचते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास जो वो वेइंग स्टोन होते हैं ना, जैसे आप कभी भी फ्रूट सेलर के पास जाएंगे तो आप उसको बोलेंगे कि भाई 2 किलो मेरे को आम दे दो। तो वो क्या करेगा, तराजू लेगा, तराजू के अंदर एक तरफ तो वेइंग स्टोन रखेगा, आपने देखे होंगे इस तरह के कुछ वेइंग स्टोन होते हैं, यूं इस तरह का कोई वेइंग स्टोन होता है, उस पर कुछ वेट लिखा रहेगा 5। इसका मतलब क्या होता है कि ये 5 kg का है। ठीक है, इस तरह से उसके पास जो फ्रूट सेलर होता है उसके पास इस तरह के वेट्स होते हैं। इन वेट से वो आपका जो है, जो भी आप फ्रूट खरीदना चाहते हैं उनका वेट मेजर करता है और फिर जितना भी वेट आता है उस मेजर्ड वेट के वो आपसे पैसे ले लेता है, यही करता है। तो इस एटॉमिक मास के अंदर भी हम कुछ इसी तरह का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि भाई एक एटम का मास कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना हम इस तरह की कोई यूनिट बनाए। अब हम देखते हैं उन्होंने यूनिट कैसे बनाई। तो वापस अपने एग्जांपल पे जाते हैं। हमारा एग्जांपल क्या था, आप एक फ्रूट सेलर हैं और आप फ्रूट्स बेच रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन बोले या प्रॉब्लम बोल लीजिए कि आपके पास इस तरह का जो मैंने अभी आपको वेट बताया था ऐसा कोई वेट आपके पास है नहीं। मेजर करने के लिए आपके पास कोई मेजरिंग स्टोन नहीं है, कोई मेजर करने का कोई वेट नहीं। अब आप क्या करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई तरबूज है, बड़ा सा तरबूज, इतना बड़ा तरबूज है आपके पास। ठीक है, आपने क्या सोचा कि भाई इस तरबूज को मैं 12 इक्वल पार्ट्स में तोड़ लेता हूँ। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको तोड़ लेता हूँ। कैसे तोड़ा मैंने, ऐसे, ये तरबूज के मैंने 12 इक्वल पार्ट्स कर लिए। ठीक है, अब आपके पास ये तरबूज के 12 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो एक पार्ट आपने उसमें से निकाल दिया, ये आपका तरबूज का एक पार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका तरबूज का एक पार्ट हो गया। अब मैं आपके पास आता हूँ, कोई आपके पास ग्राहक आता है, वो बोलता है कि भाई मेरे को आम दे दो, और आप
क्या प्राइस लगाओगे इस आम का, वो आपसे प्राइस पूछेगा कि भाई आपने आम कैसे दिया, आप जनरली यही जाके पूछते हैं फ्रूट सेलर से। तो उसने आपको क्या बोला, उसने आपको ये बोला कि भाई आप जितने भी आम लें, आप जो भी आम लेंगे, ठीक है, उसका वेट, मान लीजिए आपने इस तरह से कोई आम लिया, इस तरह का होता है कुछ आम, ठीक है। तो फ्रूट सेलर ने आपसे क्या बोला कि आपके आम का वेट अगर इसके बराबर होगा, जितने आमों का वेट इसके बराबर होगा, उसके मैं आपसे कितने ले लूंगा, 20 रुपए ले लूंगा, ठीक है। अब आपके पास कोई वेट नहीं है, लेकिन आपने अपनी मेजरिंग यूनिट क्या बना ली, ये जो वाटरमेलन का आपका जो पीस है, तरबूज का आपका 1/12 पार्ट है, आपने बोला कि भाई इसका जो भी वेट है, उतने ही वेट का अगर आप आम खरीदोगे तो उसकी कीमत कितनी है, 20 रुपए। फिर आपने बोला भाई एप्पल कैसे दोगे, तो उसने बोला कि भाई इस तरबूज के बराबर जितने भी आप एप्पल लोगे, इस तरह से कोई एप्पल लिया आपने, ठीक है, ये एप्पल, तो आपको फ्रूट सेलर ने क्या बोला कि भाई इस तरबूज के पीस के बराबर वेट के जितने भी एप्पल्स होंगे, जितने भी एप्पल्स होंगे, उनके मैं आपसे 30 रुपए लूंगा, ठीक है। फिर आपने बोला भाई आप अंगूर कैसे दोगे, तो उसने बोला कि भाई इस तरह से होते हैं आपके अंगूर, छोटे छोटे, ठीक है, इस तरह से आपके पास अंगूर थे। उसने बोला कि भाई जितने भी अंगूर का वेट इस तरबूज के पीस के बराबर होगा, उसके मैं आपसे लूंगा 40 रुपए, ठीक है। तो फ्रूट सेलर ने क्या किया, अपनी खुद की एक यूनिट बना ली। अब आप देखिए ध्यान से, फ्रूट सेलर को ये नहीं पता इस तरबूज के पीस का वेट कितना है, उसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि इस तरबूज के पीस का वेट कितना है। उसने तो सिंपली ये कह दिया कि भाई इस तरबूज का जो भी वेट हो, अगर उसके बराबर के वेट का आप अंगूर लेंगे तो मैं आपसे 40 रुपए लूंगा, इस तरबूज के वेट के बराबर के अगर आप आम लेंगे तो मैं आपसे 20 रुपए लूंगा, और इस तरबूज के पीस के बराबर के वेट के अगर आप एप्पल्स लेंगे तो मैं आपसे 30 रुपए लूंगा। तो इसने इस तरह से अपना खुद का एक वेइंग सिस्टम बना लिया। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने भी कुछ एटम्स के वेट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इसी तरह की अप्रोच लगाई। अब उन्होंने कैसे किया इस काम को, वो देखते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई हम एटम का वेट तो जान नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो उन्होंने लिया एक खास तरह का एटम। वो खास तरह का एटम कौन सा था, C12। C12, अब ये C12 क्या है, ये C12 एक्चुअली कार्बन का एक आइसोटोप है, ठीक है। अभी आपने आइसोटोप्स भी पढ़े, इसलिए अभी हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे। अभी बस आप ये मान लीजिए कि कार्बन का एक खास तरह का एटम होता है, उसे हम C12 कहते हैं, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने बोला कि भाई इस कार्बन C12 का जो एटम है, इसका वेट तो हमें नहीं पता, पर उन्होंने बोला कि मान लें कि आप इस एटम को ऐसे 12 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, ऐसे आपने कार्बन के C12 के एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। अब उन्होंने बोला कि भाई एक पार्ट का जो भी वेट होगा, एक पार्ट का जो भी वेट होगा, उसको उन्होंने क्या कह दिया कि इसको हम कहेंगे 1U या 1 यूनिफाइड मास। तो उन्होंने अपनी एक यूनिट बना ली, सिंपली जैसे तरबूज वाले, जैसे फल वाले ने अपनी एक यूनिट बना ली थी, केमिस्ट्री में साइंटिस्ट ने भी अपनी एक यूनिट बना ली कि भाई हम कार्बन का C12 एटम लेंगे, उसे 12 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे, और एक पार्ट का जो वजन होगा ना, हम उसको 1 यूनिट कह देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा मुझे बताओ कि भाई हाइड्रोजन का जो एटम है उसका वेट क्या है, तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन का एटम का वेट है 1U। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर कार्बन का C12 एटम के आप 12 पार्ट्स करो, और उस 12 पार्ट का जो वजन होगा, उतना ही वजन हाइड्रोजन के एटम का है, ठीक है। अब ये जो U है, ये एक्चुअली यूनिट है, यूनिफाइड मास, ठीक है। ये U ही आपका AMU भी होता है, इसे आप एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपके यूनिट्स के नाम है, पर बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका ये है कि कार्बन C12 के एटम को आप 12 पार्ट्स में तोड़िए, आपने उसे 12 पार्ट में तोड़ा, अब एक पार्ट का जो वेट आएगा उसे हमने 1U कहा या 1 AMU कहा, ठीक है। अब इसी तरह हम कुछ जो हमारे एटम्स हैं उनके वेट को देखते हैं कि भाई वो क्या है, जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी दे रही है।
जैसे कि आप देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन, सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मैंने आपको बता ही दिया 1U। इसका मतलब है, मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या है आपका, कि कार्बन के sweet एटम को आप 12 इक्वल पार्ट्स में तोड़ो, एक पार्ट का जो वेट होगा वो होगा 1U। मतलब हाइड्रोजन का एटम कितना भारी है, उस कार्बन के एटम के आपने 12 पार्ट्स किए, उसके एक पार्ट के बराबर भारी है हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, फिर आपने ले लिया मान लीजिए कार्बन। ठीक है, आपने कार्बन लिया, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है आपका, कार्बन का एटॉमिक मास है 12U। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के एटम को आप 12 पार्ट्स में तोड़ो, उसके एक पार्ट का जो भी वेट होगा उसको अगर आप 12 टाइम्स कर दोगे तो आपको किसका वेट मिल जाएगा, कार्बन का वेट मिल जाएगा। ठीक है, कार्बन का मास मिल जाएगा। फिर आपने लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14U। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपने कार्बन C12 के एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, उसके एक पार्ट का जो भी वजन है, जो भी मास है, उससे 14 टाइम्स भारी है ये नाइट्रोजन का एटम, 14 टाइम्स भारी। ठीक है, फिर मान लीजिए आपने ऑक्सीजन का लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है आपका 16U। ठीक है, तो इसका भी क्या मतलब हुआ, कार्बन के C12 एटम को आपने 12 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, अब कार्बन के C12 के जो 12 इक्वल पार्ट्स हुए उसमें एक पार्ट का जो मास है उतना ही मास ऑक्सीजन को, मतलब 16 टाइम्स है ऑक्सीजन का मास, उस एक पार्ट का 16 टाइम्स है। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कार्बन C12 एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, उसके एक पार्ट का जो भी मास होगा उसको अगर आप 23 टाइम्स कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम का मास मिल जाएगा। तो सिंपली एटॉमिक मास का जो आपका कंसेप्ट है बस इतना ही है कि भाई एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ एन एटम है। ठीक है, और उसको हम मेजर कैसे करेंगे, हम उसे मेजर डायरेक्टली किलोग्राम में नहीं करते कि भाई कितना किलोग्राम है, हम क्या बोलते हैं, हम एक कार्बन C12 का एटम लेंगे, उसके 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे, उसका एक पार्ट जो होगा हम उसको बोलेंगे 1U, और फिर उसके रेस्पेक्ट में हम बताएंगे कि कोई चीज कितनी भारी है। जैसे हाइड्रोजन उस एक पार्ट के बराबर ही भारी है, कार्बन उस एक पार्ट को अगर इंटू 12 कर दो मतलब उससे 12 टाइम्स भारी है, नाइट्रोजन का एटम उस एक पार्ट से 14 टाइम्स भारी है, ऑक्सीजन उस एक पार्ट से 16 टाइम्स भारी है, और सोडियम जो सोडियम, सॉरी गलत मैंने सिंबल लिख दिया, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, जो सोडियम है आपका वो उस एक पार्ट से 23 टाइम्स भारी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है कि भाई हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अब भाई क्वेश्चन ये है कि जो ये एटम्स होते हैं, अभी हमने इतने एटम्स के बारे में इतनी कुछ बात कर ली है, तो ये एटम्स एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या एटम्स ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं जैसे हमने लिखा कि भाई O लिख दिया, O फॉर ऑक्सीजन है हमारा, तो क्या ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो क्या वो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। तो आपको क्या पता लगेगा कि एटम ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता ऑक्सीजन का, वो एक्चुअली में इस तरह से एग्जिस्ट करता है, O2। इसका मतलब क्या है, दो ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और वो इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम यूं लिखते हैं O2। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो सिंपली मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं आपसे मॉलिक्यूल की बात करूं, तो मॉलिक्यूल क्या है आपका, सिंपली ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि भाई नेचर में हमारे ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो सिंगल एटम होता है आपका वो एक्चुअली में स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो सब हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है अभी कि भाई जो हमारा जनरली जो हमारे एटम्स होते हैं वो इस तरह से स्टेबल नहीं होते हैं। वो स्टेबल क्या है, किसी और एटम से जुड़ के स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबल होने के बाद जो वो बनते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का सिंपली मीनिंग क्या है,
ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, मतलब दो ऑक्सीजन जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना देते हैं ऑक्सीजन का, और फिर ऑक्सीजन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल किस किस तरह के बन सकते हैं? देखिए मॉलिक्यूल आपके दो तरह के बन सकते हैं भाई। एक तो होगा आपके एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल, तो आप देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक तो आपके इस तरह बन सकते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक आपका बनता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो वही सबसे पहली बात तो आ जाती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, जब हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन, जैसे O2 हुआ आपका, ये एक आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। आपने ले लिया H2 जो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में, इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़ जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो ये भी एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। और आप इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Cl2, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपके दो क्लोरीन जुड़ जाते हैं और वो बना लेते हैं इस तरह से क्लोरीन। तो ये सारे क्या हैं आपके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसमें खाली ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है लेकिन है खाली ऑक्सीजन, इसमें दो हाइड्रोजन है लेकिन है खाली हाइड्रोजन, इसमें दो क्लोरीन है लेकिन है खाली क्लोरीन। तो ये होंगे आपके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स में आप सिंपली कह सकते हो कि भाई वाटर आपका H2O, ये भी एक मॉलिक्यूल है। ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, इसमें दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना। लेकिन ये कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजें हैं, खाली हाइड्रोजन नहीं है और खाली ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। इसी तरह से अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आपने ले लिया जैसे NH3, तो NH3 क्या है आपका अमोनिया, इसके अंदर क्या है आपका नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के तीन एटम, तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इस तरह से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, या तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होंगे या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसमें आपके आएगा वो क्या है, वो है आपका एटॉमिसिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज एटॉमिसिटी। अगर आप एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो एटॉमिसिटी का मतलब सिंपली है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी मॉलिक्यूल आपने लिया, चाहे आपने एलिमेंट्स लिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स लिए, चाहे आपने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स लिए, एटॉमिसिटी इज जस्ट नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, ठीक है। एटॉमिसिटी का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि एटॉमिसिटी क्या है। जैसे सपोज आपने लिया एर्गॉन, अब एर्गॉन में क्या खासियत है, एर्गॉन जो है जो मॉलिक्यूल बनाती है वो सिंगल एटम का हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी जो एटम है वो सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे एर्गॉन है वो सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो एर्गॉन का मॉलिक्यूल कैसा होता है, वो ऐसा ही होता है, सिंपली यही होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई आपकी, मोनो एटॉमिक, मतलब इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक एटम है एर्गॉन के मॉलिक्यूल में। सिमिलरली अगर आप हीलियम लेंगे, आपने लिया हीलियम, तो हीलियम भी क्या होता है, हीलियम भी जो मॉलिक्यूल भी यही होता है और एटम भी यही होता है,
तो हीलियम के भी एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, ठीक है, हीलियम का। तो ये भी क्या है, ये आपका मोनो एटॉमिक है। ठीक है, फिर मान लीजिए आपने लिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन सिंपली O के तरह एग्जिस्ट नहीं करता नेचर के अंदर। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है इस तरह से O2। ठीक है, तो अब इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन के एटम आ रहे हैं तो इसकी एटॉमिसिटी होगी डायएटॉमिक। ठीक है, फिर मान लीजिए आपने लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भी मैंने आपको क्या बताया था कि भाई हाइड्रोजन भी इस तरह नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है कि सिंगल एटम आपके, जैसे हाइड्रोजन आपके मान लीजिए एटमॉस्फेयर में कि भाई सिंगल एटम फ्लोट कर रहा है, इस तरह से नहीं है। हाइड्रोजन भी दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2। तो ये भी क्या है, डायएटॉमिक। ठीक है, फिर और एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। अब मान लीजिए आपने लिया नाइट्रोजन एंड अभी जो नाइट्रोजन है ये भी सिंपली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। ये कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में, N2। तो इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका डायएटॉमिक। ठीक है, उसके बाद हमने लिया क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का भी मैं आपको बता चुका हूं कि क्लोरीन जो है नेचर में इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता है कि एक सिंगल क्लोरीन एटम एग्जिस्ट करे। वो भी एक ग्रुप बना लेता है खुद के साथ ही और इस तरह एग्जिस्ट करता है Cl2। मतलब क्लोरीन के ही दो एटम जुड़ के ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका डायएटॉमिक। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपने लिया फास्फोरस। तो फास्फोरस किस तरह एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस खाली सिंगल एटम इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता। फास्फोरस एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में P4। मतलब चार फास्फोरस के एटम्स जुड़ जाते हैं और फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेट्राएटॉमिक। ठीक है, फिर मान लीजिए आपने लिया सोडियम। सोडियम क्या होता है आपका Na। अब जो आपका सोडियम होता है वो सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये सिंपली कैसे मॉलिक्यूल बनाएगा, Na, सिंपली Na। मतलब ये एक एटम है और एक एटम से ही इसका एक पूरा मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे क्या, फिर से मोनोएटॉमिक। ठीक है, फिर और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने लिया आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। अब जो आयरन होता है ये भी सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका मॉलिक्यूल कैसा होगा, Fe, सिंपली Fe। और ये भी क्या है, मोनोएटॉमिक। ठीक है, उसके बाद हमने लिया एल्यूमिनियम। अब जो एल्यूमिनियम है हमारा वो भी सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका भी जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो सिंपली Al ही हो जाएगा और ये भी क्या है आपका मोनोएटॉमिक। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का सिंबल है आपका Cu और ये भी जो है एज अ सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा आपका Cu और ये भी क्या हो गया आपका मोनोएटॉमिक। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि भाई जो भी हमारे मॉलिक्यूल हैं वो सिंगल एटम के भी हो सकते हैं, दो एटम्स के भी हो सकते हैं और मल्टीपल एटम्स के भी हो सकते हैं। और ये जो चीज है आपकी, यही आपकी एटॉमिसिटी कहलाती है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का केस होता तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, डायएटॉमिक। अगर एल्यूमिनियम का आपने केस लिया तो उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी आपकी, मोनोएटॉमिक। ठीक है, अगर आपने फास्फोरस का केस लिया तो फास्फोरस की एटॉमिसिटी आपकी हो जाएगी टेट्राएटॉमिक। ठीक है,
तो इस तरह एटॉमिसिटी हमें सिर्फ ये बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमें बताती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में मान लीजिए आपने ले लिया H2O, लिख लिया एक बार। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या लिया वाटर। वाटर का क्या सिंबल होता है H2O। इसका मतलब क्या है आपका कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके ये क्या बना देंगे, आपका एक मॉलिक्यूल बना देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा एक तरह से ट्राई एटॉमिक। क्यों हो गया ट्राई एटॉमिक, क्योंकि इसमें 3 एटम्स हैं। आप देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, मतलब कितने हो गए 2 + 1 = 3। तो ये एक तरह से ट्राई एटॉमिक हो गया। तो इसी तरह से आप किसी भी कंपाउंड की या किसी भी जो हमारे एलिमेंट है जो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आप उसकी एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं कि भाई मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में कि भाई जो हमारा H2O होता है उसके अंदर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन तो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो की बात करें तो वो रेशियो होता है 1:8। अब हम ये बात कर सकते हैं कि भाई ये 1:8 कहां से आया। अब आप सोच सकते हैं कि ये कैसे आया। मैंने आपको क्या बताया था कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 U, 1 यूनिफाइड मास। ऑक्सीजन का अगर आप एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है आपका 16U। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास है 1 यूनिफाइड मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 यूनिफाइड मास या 16U सिंपली। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास किस रेशियो में है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे कि भाई हाइड्रोजन के तो हैं 2 एटम, मतलब हाइड्रोजन का वेट है 2U। ठीक है, रेशियो ऑक्सीजन का क्या है, हमारे पास एक ही एटम है, देख सकते हैं यहाँ पे एक ही एटम है और इसका मास कितना है 16U। अब अगर आप इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 1:8, क्योंकि ये कट जाएगा 2 8 द 16। ठीक है, इस तरह कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, तो रेशियो आपका आ गया क्या 1:8। सिमिलरली अगर आप कोई दूसरा कंपाउंड ले लें, जैसे आपने ले लिया अमोनिया NH3। अब मान लीजिए आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई इसके अंदर जो आपके मास के जो रेशियोज हैं वो क्या है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन का मास लिखेंगे। एटॉमिक मास क्या है, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो है आपका 14। ठीक है, और हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, अब आप कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का तो आपके पास एक है तो आप यहाँ लिखेंगे 14U। नाइट्रोजन का आपके पास एक ही है तो उसका वेट मैंने लिख लिया, और रेशियो में आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के आपके पास कितने 3, तो मतलब वेट कितना हो जाएगा 3 × 1U। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका 14:3। तो देखा आपने कैसे हमने निकाला इसको कि भाई हमने एटॉमिक मास का रेशियो किस तरह निकाला। इसी वजह से हमारा जो एटॉमिक मास का कंसेप्ट है वो बहुत यूज आता है। एटॉमिक मास के कंसेप्ट की वजह से हम बहुत इजीली ये रेशियोज निकाल सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अगर आप कार्बन का एटॉमिक वेट देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है आपका 12। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है आपका, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक वेट होता है 16। ठीक है, अब अगर मेरे को कार्बन और ऑक्सीजन का मेरे को मास का रेशियो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा,
कार्बन का वेट है 12U रेशियो, ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, पर कितने हैं ऑक्सीजन के, 2 हैं ऑक्सीजन के, तो 2 इंटू 16U, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका 12U रेशियो 32U। अब अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कैसा आएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, 3 रेशियो 8। ठीक है, तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालेंगे तो वो आपका आएगा 3 रेशियो 8। तो सिंपली ये है आपके कि भाई एटॉमिक मास का जो आपका कंसेप्ट है वो इस तरह से हमारे इसमें यूज आता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको एटॉमिसिटी बता दी और आपको ये भी बता दिया कि भाई हम रिलेटिव मास किस तरह से किसी भी कंपाउंड के अंदर निकाल सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आयंस का। तो भाई आयंस क्या होते हैं, व्हाट आर आयंस? ठीक है, आयंस क्या है? अब आयंस एक ऐसा कंसेप्ट है जो अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिकली ये बता सकता हूँ इसके अंदर कि आयंस के अंदर कुछ नहीं होता, आपके जो भी एलिमेंट्स हैं या कोई भी कंपाउंड भी है तो वो अपने आप में कुछ चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और वो जो चार्ज एक्वायर आपका एलिमेंट या कंपाउंड है उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूल कह लो, उसको मॉलिक्यूल कह लो या कंपाउंड कह लो, चार्ज एक्वायर्ड बाय मॉलिक्यूल और कंपाउंड, उस चीज को ही हम आयन कह देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं एनसीईआरटी की बुक में से, जैसे कि आप बात करें सोडियम की, तो सोडियम इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है Na+। इसका मतलब क्या है कि सोडियम का जो एटम है वो क्या +1 चार्ज एक्वायर कर लेता है, +1 का चार्ज इसने एक्वायर कर लिया। ठीक है, फिर अगर आप बात करेंगे, हमने बात करी पोटेशियम की के, तो ये किस तरह का बनाता है K+। इस प्लस का मतलब क्या है कि +1 चार्ज है इसके ऊपर। अब K के ऊपर भी कितना चार्ज हो जाएगा आपका +1 चार्ज। ठीक है, तो ये K+ भी एक आयन है क्योंकि इसने क्या किया है, इसने चार्ज एक्वायर कर लिया +1 का। ठीक है, फिर आपने ले लिया मान लीजिए सिल्वर, सिल्वर का सिंबल है Ag, और ये भी किस तरह का आयन बनाता है Ag+। इसका मतलब सिल्वर जो है वो जो आयन बनाता है वो +1 चार्ज एक्वायर कर लेता है। ठीक है, फिर आपने लिया कॉपर। अब कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है, ये 2 तरह से आयंस बना सकता है। एक तो ये बनाता है आपका Cu+, इसके अंदर तो ये क्या करेगा +1 चार्ज एक्वायर कर लेगा, ये भी कॉपर का ही एक आयन है। और एक ये बनाता है Cu2+। ठीक है, उसके अंदर क्या है, इस कॉपर के एटम ने +2 का चार्ज एक्वायर कर लिया, +2 का चार्ज एक्वायर कर लिया, और ये दोनों आयन है। ये कॉपर, कॉपर इस तरह से 2 आयंस बना सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने लिया आपका मैग्नीशियम, इधर ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम है, ये भी एक मेटल है, और ये किस तरह का आयन बनाता है Mg2+। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम का एटम है वो +2 का चार्ज एक्वायर कर लेता है और बन जाता है आयन, तो इसके पास क्या +2 का चार्ज। ठीक है, फिर अगर आप बात करेंगे कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी क्या करता है +2 का चार्ज एक्वायर कर लेता है। जब मैंने लिखा 2+ मतलब इसमें +2 का चार्ज एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये भी +2 का चार्ज एक्वायर कर लेता है, और ये है कैल्शियम का आयन। इसी तरह से आप जिंक का ले सकते हैं, जिंक का सिंबल Zn है, ये भी 2+ आयन बनाता है, मतलब ये भी क्या करता है +2 चार्ज एक्वायर कर लेता है। ठीक है, फिर आपने ले लिया आयरन, आयरन का सिंबल है Fe। अब ये आयरन जो है ये भी 2 तरह के आयंस बना सकता है। एक तो ये बनाता है Fe2+, मतलब ये +2 चार्ज भी एक्वायर कर सकता है, +2 चार्ज, और एक है आपके पास Fe3+, मतलब कि ये +3 चार्ज भी एक्वायर कर सकता है। तो ये मैं जो भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये सारे के सारे जो है आपके आयंस हैं। मतलब कोई भी आपका एटम या कहो आप मॉलिक्यूल जब कोई चार्ज एक्वायर कर लेता है तो हम उसको क्या कह देते हैं कि ये आयन बन गया। अगर कोई भी मॉलिक्यूल कोई चार्ज एक्वायर करे तो वो हो गया क्या आपका आयन। ठीक है, तो हमने आयरन देख लिया, हम और कुछ देखते हैं इसमें एग्जांपल।
फिर जैसे आपने लिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है आपका वो +3 चार्ज एक्वायर कर लेता है, मतलब +3 चार्ज एक्वायर करता है, +3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम किस तरह का आयन है, ये +3 चार्ज एक्वायर कर लेता है। फिर आपने देखा हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन +1 चार्ज एक्वायर कर लेता है, तो हम इसे सिंपली लिख देते हैं 1+ लिखते हैं, सिंपली प्लस लिख देते हैं, तो ये हो गया +1 चार्ज इसने एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आयन जो होगा उसके अंदर कितना चार्ज होगा, +1 का। ठीक है, फिर आप बात करेंगे अपन हाइड्राइड का। अब हाइड्राइड जो है ये भी एक्चुअली हाइड्रोजन का ही आयन है, लेकिन ये क्या है, इस केस के अंदर तो ये +1 का चार्ज एक्वायर कर रहा था, हाइड्राइड के अंदर ये क्या करता है, -1 का चार्ज एक्वायर कर लेता है, ये सिंपली -1 का चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज खाली पॉजिटिव ही नहीं होता, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी एक्वायर कर सकता है कोई एटम। तो हाइड्राइड के केस में क्या होता है, आपका -1 का चार्ज एक्वायर हो जाता है। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोराइड। तो क्लोरीन क्या करता है, आपका -1 का चार्ज एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो ये जो आयन बनाएगा क्लोरीन, उसमें -1 का चार्ज होगा। फिर हम देखते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्लोराइड। ठीक है, ये जो नाम है इसके आयंस के, जैसे Cl- को हम क्लोराइड बोलते हैं, ये सारे जो नाम है ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो आप एनसीईआरटी की बुक को रेफर करें, और ये सारे मैं एक बार तो आपको लिख के बता ही रहा हूँ, आप इन सबको याद कर लें क्योंकि ये आपके आगे काम आएंगे। ठीक है, फिर हमने बात करी ब्रोमीन की। ब्रोमीन किस तरह का चार्ज एक्वायर करता है, ब्रोमीन भी -1 का चार्ज एक्वायर करता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। ठीक है, उसके बाद हमने लिया आयोडीन। आयोडीन का सिंबल सिंपली आई होता है, और आयोडीन कितना चार्ज एक्वायर करता है, -1 का। ठीक है, -1 का चार्ज एक्वायर करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडाइड। और आप इन नामों में देखना काफी सिमिलर हैं, जैसे क्लोरीन ने -1 का चार्ज एक्वायर किया तो हमने उसे क्या कहा, क्लोराइड। ब्रोमीन ने -1 का चार्ज एक्वायर किया, हमने उसे कहा ब्रोमाइड। आयोडीन ने -1 का चार्ज एक्वायर किया, हमने उसे क्या कहा, आयोडाइड। ठीक है, तो आप ये नाम आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे आप देखेंगे तो। फिर आपने लिया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना चार्ज एक्वायर करता है, 2-। ऑक्सीजन 2- का मतलब क्या होगा, इसने -2 चार्ज एक्वायर कर लिया। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका हो गया ऑक्साइड। फिर आपने लिया सल्फर। सल्फर आपका S होता है, और सल्फर आपका कितना चार्ज एक्वायर करता है, 2- का, मतलब -2 चार्ज एक्वायर कर लेता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सल्फाइड। ठीक है, उसके बाद आपने ले लिया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना चार्ज एक्वायर करता है आपका, 3- का, और इसे हम क्या, -3 का चार्ज एक्वायर किया, और इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्राइड। ठीक है, तो नाइट्राइड नाइट्रोजन का आयन हो गया। उसी तरह फिर हमने क्या लिया, अब अभी तक हमने बात करी खाली एलिमेंट्स की, अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंपाउंड्स की जो कि आयन बना देते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंपाउंड है अमोनियम। ठीक है, तो अमोनियम क्या होता है आपका, NH3+। ठीक है, तो इसके अंदर NH4+, NH4+। ठीक है ना, तो इसने कितना चार्ज एक्वायर किया, +1 का, +1 का चार्ज एक्वायर करता है ये अमोनियम। ठीक है, NH4+, मतलब इसमें +1 का चार्ज है। फिर आपने लिया हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, OH-। ठीक है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और चार्ज कितना है, -1 का। ठीक है, -1। फिर नेक्स्ट है आपका नाइट्रेट।
नाइट्रेट होता है आपका NO3 माइनस। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आपका -1 का चार्ज है, ठीक है। फिर हमने बात करी किसकी, कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है आपका CO3 2 माइनस। इसका मतलब क्या है, कार्बोनेट जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से बना है और इसका चार्ज कितना है 2 माइनस, मतलब -2 चार्ज है इसके बाद, ठीक है। तो ये कार्बोनेट आपका एक आयन हो गया। उसके बाद आपने लिया सल्फाइड। सल्फाइड के अंदर आपके क्या होता है SO3 2 माइनस। इसका मतलब क्या है, सल्फाइड के अंदर कितना चार्ज है -2 का, ठीक है। तो और आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका सल्फेट। सल्फेट होता है आपका SO4 2 माइनस। सल्फाइड आपका SO3 2 माइनस था, सल्फेट आपका SO4 2 माइनस है, ठीक है ना। तो चार्ज तो वही है -2 का, लेकिन आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो नंबर है वो डिफरेंट है। सल्फाइड में SO3 था, सल्फेट में SO4 है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट फॉस्फेट। अगर आप फॉस्फेट की बात करेंगे तो फॉस्फेट होता है आपका PO4 3 माइनस, ठीक है। तो इसके अंदर चार्ज कितना है आपका -3 का। तो ये आपके जो बेसिक आयंस हैं, ये सारे उनके नाम थे और उनका एक तरह से फॉर्मूला था। तो ये जो भी नाम है ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, और ये जो भी इनके फॉर्मूले हैं और इनका जो चार्ज है, ये सब चीजें आपको केमिस्ट्री में याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी आगे जाके यूज में आएंगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिए, और इस चैप्टर के अंदर जो भी आगे की डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।